बहुत दिनों की बात है। ज्ञान नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम था रजनीकांत। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंपावती। राजा की कोई संतान न थी, अतः राजा दुखी रहता था। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। समय समय पर वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जाया करता था। वह हिंसक जानवरों आदि का शिकार बड़े शौक से करता था। छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना उसे पसंद न था। एक बार राजा राज्यकार्य में इतना व्यस्त रहा कि उसे शिकार पर जाने का अवसर मिला ही नहीं। जैसे ही उसे फुर्सत हुई, उसने तुरंत ही शिकार पर जाने का निर्णय किया। उसने अपने चुने हुए साथियों को तैयार किया और शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिया। रजनीकांत के साथ एक साथी था जिसका नाम अजीत था। अजीत ने राजा से कहा, महाराज, पहले हम शिकार के लिए जंगल के उत्तरी भाग में जाते थे, लेकिन वहाँ अब जाना व्यर्थ होगा क्योंकि वहाँ के जानवर अब दक्षिणी जंगल में चले गए हैं। लेकिन दक्षिणी जंगल में शेर और चीते बहुत ही अधिक हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला, वाह, यह तो तुमने खूब कही। हमें तो साहस और रोमांचक कार्यों में ही आनंद आता है। चलो भाई, दक्षिणी जंगल में ही चला जाए। दक्षिणी जंगल में शेर चीते बहुत हैं। यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं कम से कम 3 शेर तो मारूंगा ही। राजा के एक अन्य साथी का नाम था चंद्रेश। राजा की बात सुनकर चंद्रेश कहने लगा, महाराज, दक्षिणी जंगल में जाने वाले ज़्यादातर यात्री वापस नहीं लौट पाते क्योंकि वहाँ की राह अति दुर्गम है। जंगल में गए यात्री रास्ता भूलकर जंगल में भटकते हुए जंगली जानवरों का आहार बन जाते हैं। दक्षिणी जंगल अत्यंत भयावह जंगल है। यह सुनकर राजा हंस दिया और कहने लगा, अच्छा, तो तुम्हें भय लगता है? अवश्य लगता होगा। भय के उपस्थित होने पर निशंक मन से उस पर प्रहार करना चाहिए। और फिर हम तो भय अर्थात शेर, चीतों आदि भयंकर जीव जंतुओं का शिकार करने ही निकले हैं। यह सुनकर चंद्रेश झेप गया और कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मैं सबको सावधान करना चाहता था ताकि कोई अशुभ घटना न घट सके। राजा मुस्कुरा दिया। घोड़े सरपट जंगल में दौड़ने लगे। दक्षिणी जंगल वास्तव में बीहड़ जंगल था। शीघ्र ही राजा और उसके साथियों ने 2 शेरों का शिकार कर लिया। इसी दक्षिणी जंगल में एक राक्षसी रहा करती थी। वह जंगली जानवरों तथा मनुष्य का मांस बड़े चाव से खाती थी। यदि जंगल में कोई मनुष्य राक्षसी को दिखाई दे जाता था तो वह उसे पकड़कर अपना आहार बना लेती। राजा अपने साथियों के साथ एक जंगली सूअर का पीछा कर रहा था। सूअर बड़ी फुर्ती से भागा जा रहा था, लेकिन राजा ने भी सूअर को न छोड़ने का निश्चय कर लिया था। वे अपने सभी साथियों से तेज घोड़ा दौड़ाते हुए आगे चला जा रहा था। सूअर भागता रहा, राजा सूअर का पीछा करता रहा। आखिरकार वे अपने साथियों की नज़रों से ओझल हो गया। सामने से सूअरों का रेवड़ आ रहा था। वह सूअर बड़ी फुर्ती से जाकर उनमें मिल गया। राजा उस सूअर को पहचान नहीं पा रहा था जिसका वह पीछा कर रहा था। राजा ने चारों तरफ देखा, उसके साथियों का कहीं पता न था। उसने जब सूअरों के रेवड़ को अपनी ओर आते देखा तो घोड़ा विपरीत दिशा में मोड़ लिया। एक साथ सभी सूअरों का अकेले ही सामना करना असंभव था। इधर जंगल की राक्षसी एक पेड़ के नीचे बैठी हिरण का मांस खा रही थी। खाते खाते अचानक वह रुक गई। उसे आसपास कहीं मनुष्य की गंध महसूस हो रही थी। अवश्य ही आसपास कोई मनुष्य है, राक्षसी ने सोचा। वह उठ खड़ी हुई और पास के एक ताड़ के पेड़ पर जा चढ़ी। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने में राक्षसी को पल भर का समय लगा। पेड़ पर चढ़कर राक्षसी ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक अति सुंदर घुड़सवार घोड़ा रोके हुए
विचार मग्न मुद्रा में घोड़े पर बैठा हुआ है। घोड़सवार का चेहरा राक्षसी को अत्यंत मोहक लगा। राक्षसी उस घुड़सवार को मंत्रमुग्ध सी देखी जा रही थी। कुछ देर तक घोड़ा खड़ा रहा, फिर घुड़सवार ने घोड़े को उधर ही दौड़ाना प्रारंभ कर दिया जिधर राक्षसी ताड़ के वृक्ष पर चढ़ी हुई थी। राजा रास्ता भटक चुका था। वह दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असमर्थ रहा। कुछ देर तक वे इधर उधर देखता रहा, फिर अनिश्चय की सी स्थिति में एक और घोड़े को मोड़ दिया। घोड़ा दौड़ने लगा। उधर राक्षसी राजा को अपनी तरफ आते देख पेड़ से उतरी और एक सुंदरी का रूप धारण करके रास्ते में खड़ी हो गई। वह इंतजार करने लगी सुंदर घोड़सवार के आने का। कुछ देर बाद उसे घुड़सवार अपनी ओर आता दिखाई दिया। रजनीकांत निसंग आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई अत्यंत रूपवती युवती खड़ी हुई है, उसकी ओर देख रही है। राजा ने सोचा कि न जाने यह रूपवती युवती कौन है, न जाने कौन इस भीड़ जंगल में यह सुंदरी क्या कर रही है। क्या यह युवती उसे जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती है। यह सोचकर राजा उस युवती की ओर बढ़ा, लेकिन यह क्या, जब तक राजा उस युवती के पास पहुंचता वह युवती तेजी से एक ओर चल दी। राजा रास्ता भटका हुआ था, अतः वह उस युवती के पीछे पीछे ही घोड़ा दौड़ाने लगा। वह उस युवती से रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन वह युवती भागी चली जा रही थी। आश्चर्य तो यह था कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ने पर भी उस युवती के निकट न पहुंच पा रहा था, अर्थात वह युवती घोड़े से भी तेज दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वह युवती एक कुएं के पास पहुंची और अगले ही पल उस कुएं में कूद गई। आश्चर्य से राजा के मुंह से चीख निकल गई। वह समझ न सका कि यह क्या हुआ। इधर साथियों ने राजा को बहुत तलाश किया, पर राजा न मिला। वे चिंतित हो उठे। राजा के गायब होने की खबर सुनकर रानी कितनी शोकाकुल हो उठेंगी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि महारानी को यह दुख भरा समाचार किस मुंह से सुनाएंगे। उधर राजा भी कुएं में कूद पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि कुआं सूखा है तथा उसमें रोशनी फैली हुई है। कुएं में कूदते ही उसने अपने को एक द्वार के सम्मुख खड़ा पाया। दरवाजे भिड़े हुए थे और झिरी से हल्का सा प्रकाश कुएं में पहुंच रहा था। राजा ने ऊपर देखा, ऊपर नीला आकाश दृष्टिगोचर हो रहा था। राजा एक क्षण तो अनिश्चितता की स्थिति में खड़ा रहा, फिर द्वार खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन आश्चर्य, रजनीकांत के अंदर घुसते ही कपाट अपने आप बंद हो गए। राजा विस्मित सा खड़ा इस चमत्कार को देख रहा था। कुछ देर तक तो राजा आश्चर्यचकित खड़ा रहा, फिर उसने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की हुई थी। कमरे के दाईं ओर की दीवार में एक द्वार का चित्र बना हुआ था। राजा उस चित्र के सम्मुख खड़ा होकर चित्र को गौर से देखने लगा, लेकिन क्या चित्र धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा था। कुछ देर बाद चित्र वाले स्थान पर एक और कमरे में पहुंचने का द्वार नजर आ रहा था। राजा उस द्वार से होकर दूसरे कमरे में पहुंच गया। यह कमरा बहुत ही सुंदर था। कमरे के बीचों बीच एक पलंग हवा में लटक रहा था। पलंग पर एक अत्यंत रूपवती युवती सो रही थी। यह वही युवती थी जिसके पीछे पीछे राजा यहाँ तक आया था। कुछ देर तक तो राजा चुपचाप खड़ा उस सोती हुई युवती को देखता रहा, फिर उचक कर उसके पलंग पर चढ़ गया और उसे जगा दिया। वह युवती वास्तव में ही राक्षसी थी। इधर रानी चंपावती को राजा के लापता होने का समाचार जैसे ही मिला, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी चंपावती सती स्त्री थी। पति को मरा जान जल मरने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ज्ञाननगर का मंत्री सुबुद्दीनाथ बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, महारानी जी, बिना पति के सबके सती होना उचित नहीं है।
और अभी यह भी निश्चित नहीं है कि वे मर भी चुके हैं। अभी तो वे लापता ही हैं, शायद रास्ता भटक गए हों। अतः आप शांत चित्त महाराज की जगह राज्यकार का संचालन कीजिए तथा महाराज की खोज करवाइए। यदि 1 वर्ष तक महाराज का शव प्राप्त न हो तो आप जो चाहे करिएगा। वैसे महारानी थी। मैंने राज ज्योतिषी सत्यनारायण से महाराज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अभी जीवित हैं और जंगल के अंदर ही किसी गुप्त महल में धरती के नीचे हैं। मैंने महाराज के साथियों व राज ज्योतिषी सत्यनारायण को 500 सैनिकों के साथ महाराज को ढूंढने में लगा दिया है। मंत्री की बात रानी चंपावती ने मान ली, लेकिन शौक के कारण वह दिन प्रतिदिन दुबली होती चली गई। राजा को राजसी ने कई दिनों तक अपने महल में रखा। उसने राजा से कहा कि यदि वह उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाए तभी वह इस गुप्त महल से बाहर निकल सकता है। पहले तो राजा तैयार न हुआ। कई दिन और बीत गए। राजसी राजा को खूब स्वादिष्ट पकवान खिलाती, हर तरह से खुश रखती, लेकिन राजा गुप्त महल से बाहर नहीं निकल सकता था। आखिरकार राजा ने राक्षसी से विवाह करना मंजूर कर लिया। राक्षसी राजा के साथ गुप्त महल से बाहर निकल कर आई और राजा के साथ राजमहल की ओर चल दी। राक्षसी का नाम डिम्बा था, लेकिन उसने राजा को अपना नाम डिम्ब कुमारी बताया था। डिम्ब कुमारी को अपने घोड़े पर बैठाकर राजा अपने राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में राजा को ही ढूंढते हुए अजीत और चंद्रेश कुछ साथियों के साथ खड़े थे। जब उन्होंने राजा को सामने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन राजा के साथ डिम्ब कुमारी को देख उनके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि उन्हें डिम्ब कुमारी के चेहरे पर बनावट और मक्कारी के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह उन्हें लेकर महल में लौट आए। रानी चंपावती ने जब राजा को अपने सम्मुख जीवित खड़ा देखा और यह भी एक अत्यंत रूपवती युवती के साथ, तो खुशी और दुर्बलता के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिनों बाद दिए वचन के कारण राजा को डिम्ब कुमारी से विवाह करना पड़ा। जब तक राजवैद्य की चमत्कारी औषधियों से रानी चंपावती को पुनः पहले जैसा बना दिया गया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुख से रहने लगा, लेकिन डिम्ब कुमारी को तो खून पीने और मांस खाने की आदत थी। वह इसके बिना रह न सकती थी। अतः वह रोज़ रात को राजकीय पशुशाला से एक एक पशु को खाने लगी। पशुओं के कम होने की खबर राजा को मिली तो राजा ने पशुशाला पर कड़ा पहरा लगा दिया। संयोगवश राजा के दूसरे विवाह के बाद से पहले बड़ी रानी चंपावती को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। फिर 4 साल बाद डिम्ब कुमारी यानी राक्षसी का भी एक पुत्र हुआ। अब डिम्ब कुमारी को यह भय हुआ कि रानी चंपावती का पुत्र अजय बड़ा है, अतः वही भविष्य में राजा बनेगा। यह सोचकर उसने राज ज्योतिषी को लालच देकर कहा कि वह राजा से कहे कि यदि बड़े राजकुमार को भविष्य में राजा बनाया गया तो राज्य का पतन हो जाएगा, लेकिन यदि छोटे राजकुमार अर्थात डिम्ब कुमारी के पुत्र विजय को राजा बनाया गया तो राज्य खूब तरक्की करेगा। राज ज्योतिषियों ने राक्षसी डिम्ब कुमारी की बात मानकर यही भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी सुनकर राजा ने विजय को ही भविष्य में राजा बनाने का निश्चय किया। दिन बीतते गए। अपने पुत्र विजय के ही राजा बनने की बात जानकर भी दुष्ट राक्षसी को संतोष न हुआ। उसने एक दिन बड़े राजकुमार अजय को मारकर उसका खून पी लिया और मांस भी खाया। लेकिन बड़ा राजकुमार अजय वास्तव में एक देवता का अवतार था। वह मरा न था, क्योंकि यदि वह अपनी मौत मरता तो पुनः देवलोक चला जाता, लेकिन अपनी मौत न मरने पर वह 5 रूप बदलने के पश्चात पुनः अपने रूप में आ सकता था। राजकुमार के लापता होने की खबर से सबको शोकाकुल कर दिया। जैसे ही राजकुमार अजय को मारा गया, राजकुमार की देवात्मा एक तोते में प्रविष्ट हो गई। एक दिन राजा अपने बगीचे में घूम रहा था।
कि उन्हें एक तोता दिखाई दिया जो कह रहा था, डिम्ब कुमारी डिम्ब राक्षसी उसने मुझको खाया, उसने खाया पिताजी ले की चटकारा। यह सुनकर भौचक्का रह गया राजा, क्योंकि तोते की आवाज़ राजकुमार अजय से बिल्कुल मिलती थी। लेकिन डिम्ब कुमारी को जब यह पता चला तो उसने एक शिकारी से तोते को मरवाकर तोते का मांस खुद भी खाया तथा राजा को भी खिलाया। लेकिन तोते में से निकलते ही देवात्मा एक हंस में प्रविष्ट हो गई। हंस राज उद्यान के एक तालाब में रहता था। एक दिन राजा राज उद्यान के तालाब के निकट बैठा था। तभी कहीं से एक हंस उड़ता हुआ आया और तालाब में तैरता हुआ कहने लगा, डिम्ब कुमारी डिम्बा राक्षसी उसने मुझको खाया, मुझको तुमने खाया पापा ले के चटकारा। हंस के कथन को सुनकर राजा फिर अचंभित रह गया, लेकिन वह वास्तविकता न जान सका। लेकिन डिम्ब कुमारी को जब यह बात पता चला तो उसने हंस को भी मरवा दिया तथा हंस के मांस जो पकवा कर खुद भी खाया और राजा को भी खिलाया। इस बार तरह अजय की आत्मा एक मोर के अंदर जाकर राजा को यही बात बतलाने लगी। डिम्ब कुमारी ने भी मोर को मरवा दिया। अब आत्मा कबूतर में घुस गई और राजा से कहने लगी, डिम्ब कुमारी डिम्बा राक्षसी उसने मुझको मारा, मुझको तुमने खाया पापा ले की चटकारा। अब तो राजा परेशान हो उठा, लेकिन डिम्ब कुमारी ने अब की बार कबूतर को मरवाकर ज़मीन में गड़वा दिया। जहाँ कबूतर की राख गाड़ी गई थी वहाँ एक पेड़ उत्पन्न हुआ। पेड़ से भी यही ध्वनि निकलने लगी। एक दिन रानी चंपावती के साथ राजा पेड़ के निकट खड़ा था तो रानी ने भी यह ध्वनि सुनी। रानी विलाप कर उठी और बोली, मेरे लाल कहाँ है तू? अब देवात्मा पेड़ में से स्वयं में निकलकर अजय के रूप में राजा रानी के सामने आ गई। उसने राजा रानी को सारी बात बतलाकर कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो पशुशाला से पहरा हटवा कर देखें क्या होता है। राजा ने पहरा हटवाया तो डिम्बा उचित मौका पाकर जानबूझकर पशुशाला में जा घुसी। वह बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे बहुत दिन बाद मांस खाने का अवसर मिल रहा था। पशुशाला में जाकर डिम्बा ने अपना राक्षसी वाला रूप धारण कर लिया और एक बकरी को पकड़कर मार डाला। फिर उसका खून पी लिया और मांस भी खाने लगी। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। फिर जब अगले दिन राक्षसी सोकर उठी तो उसने अपने आप को अपनी चारपाई से बंधा हुआ पाया। राजा ने उसके शरीर को जब वह सो रही थी तभी कसकर रस्सियों से बांध दिया था और जब उसने सामने राजा को तलवार लिए खड़ा पाया तो डिम्बा राक्षसी समझ गई कि उसकी पोल खुल गई है। अतः वह चारपाई सहित आकाश में उड़ गई और राक्षस लोक जा पहुंची। तब रानी चंपावती डिम्बा के पुत्र विजय को भी अपना पुत्र मानकर पालने लगी। रानी चंपावती और दोनों राजकुमारों के साथ राजा सुख से रहने लगा।